बांग्लादेश इस वक्त धधक रहा है, जल रहा है, अफरा तफरी मची है। 1972 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उससे बाद से लेकर अब तक कई बार बांग्लादेश में अशांति हुई है, सरकारें गिरी हैं, सरकारें बने हैं, लेकिन मौजूदा हालात ने 50 साल पहले की तस्वीर याद दिला दी है। उस वक्त भी हसीना परिवार को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। भारत ने ही तब मदद की थी और इस बार भारत ही मदद कर रहा है इस परिवार की। किस तरह से उस वक्त की स्थिति थी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे आउटपुट एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, उनसे ही जानते हैं। प्रभात जी, ये बताइएगा 50 साल पहले क्या हुआ था, उस वक्त कैसे हसीना परिवार को भारत ने मदद की थी, इस बार फिर शरण में हमारे ही आ रही है। जी देखिए, मेनका बांग्लादेश के गठन से अब तक भारत उनका सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। आपको याद होगा कि दिसंबर 1972 में बांग्लादेश की लड़ाई के बाद बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना और ये घटना मैं मतलब आज से करीब 49-50 साल पीछे लेके चलूँगा आपको कि 1975 में यही टाइम रहा था, जुलाई लास्ट वीक टू अगस्त मिड तक, जब मुजीबुर रहमान के खिलाफ वहाँ विद्रोह पनपा और हसीना परिवार को मतलब शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। उनकी बहन भी साथ थी, शेख हसीना और शेख रेहाना। ये दोनों भाग के जर्मनी पहुंची। उस समय शेख हसीना के पति जर्मनी में पोस्टेड थे, जर्मनी में वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। 30 जुलाई को आखिरी बार उन्होंने मतलब उनकी और मुजीबुर रहमान की मुलाकात हुई थी। उसके बाद शेख हसीना जर्मनी चली गई। 15 अगस्त को सुबह उनको पता चला कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। इनको सिर्फ इतना पता चला कि मुजीबुर रहमान की हत्या की गई है, लेकिन उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या हुई थी। 18 लोगों को 15 अगस्त 1975 को नरसंहार ही कहेंगे। बिल्कुल, वो तख्ता पलट हुआ था और मुजीबुर रहमान को सरेआम फांसी दी गई। लेकिन शेख हसीना और शेख रेहाना, चूँकि ये लोग जर्मनी चली गई थी तो इसलिए ये बच गए। वहाँ भारत एक बार उनका मदद मतलब उस समय तत्कालीन भारतीय सरकार को पता चला कि भाई बांग्लादेश में ऐसा ऐसा हुआ है और शेख हसीना जर्मनी में है। तो फिर भारतीय सरकार ने मतलब उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी ने संपर्क किया जर्मनी और जर्मनी से इन लोगों को एक सेफ पैसेज के जरिए इंडिया लाया गया। दिल्ली आई दोनों बहनें, उनके पति भी आ गए। शेख हसीना के इंडिया पति में कब तक और कहाँ रहे ये लोग? देखिए, दिल्ली आने के बाद पहले उनको एक सेफ हाउस रिंग रोड पे 56 रिंग रोड एक एड्रेस था, वहाँ इनको रखा गया सेफ हाउस में। बाद में इन लोगों को पंडारा पार्क के एक 3 कमरे या 4 कमरे के मकान में शिफ्ट किया गया। उसमें 3 शर्तें थीं। पहली शर्त ये थी कि शेख हसीना को बाहर नहीं निकलना है। दूसरी शर्त थी कि दिल्ली में किसी से संपर्क नहीं रखना है। तीसरी शर्त थी कि इनको अपनी पहचान नहीं बतानी है। इस पूरे परिवार को एक कोड नेम दिया गया जिसमें कि किसी को ये नहीं पता था कि ये शेख हसीना हैं और ये उनके पति हैं, ये शेख रेहाना हैं। वहाँ इनको एक कोड नेम दिया गया था, मिस्टर एंड मिसेस मजूमदार, जो चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को। और उसके बाद शेख हसीना के पति को दिल्ली में एक उसमें नौकरी मिली, वो वहाँ जॉब करने लगे थे और हसीना परिवार वहाँ रहा, 1981 तक रहा। फिर ये यहाँ से वापस बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश की सत्ता में कैसे? देखिए, यहाँ से जब बांग्लादेश में हालात सामान्य हुए और लोकतंत्र बहाली का रास्ता दिखने लगा कि अब लोकतंत्र की वापसी हो सकती है, तब ये लोग यहाँ से फिर बांग्लादेश गए। लेकिन 6-7 साल जो है ये एक अननोन पहचान के जरिए, एक कोड नेम के जरिए, एक कोड पहचान के जरिए ये लोग दिल्ली में रहे। उस समय भी भारतीय सरकार ने मदद की थी। प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे, प्रणब दा ने एक गार्जियन की भूमिका निभाई थी। उस समय इनके अभिभावक बनाया गया था इनको, और प्रणब दा की वही वजह थी कि शेख हसीना और प्रणब दा के परिवार की इतनी करीबी दोस्ती हुई कि जब प्रणब दा की वाइफ की डेथ हुई थी तब भी शेख हसीना दिल्ली आई थी उनसे उनके अंतिम दर्शन के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बांग्लादेश में ये कोई नई बात नहीं है, इस तरीके से तख्ता पलट और ये काफ़ी। इस बार की जो स्थिति बन गई है, इतना ज़्यादा गुस्सा प्रदर्शनकारियों में कि वो जो संस्थापक है जिन्होंने बांग्लादेश की नींव रखी, उनकी प्रतिमा पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे हैं,
अनादर कर रहे हैं। देखिए ये बांग्लादेश के इतिहास का सबसे दुखद तस्वीर अगर कोई दिखी है तो वो आज बंगबंधु मुजीबुर रहमान के मूर्ति के ऊपर चढ़ के जो तोड़फोड़ की गई है वो रही है। मतलब उस तस्वीर को कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपका गुस्सा है, सत्ता के खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, लेकिन आप इस तरीके से मतलब किसी मूर्ति पे अपना गुस्सा निकालना। प्राइम मिनिस्टर, आप तस्वीरें देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिस तरीके से केओस मचा हुआ है कि लोग बाउंड्री फांद के अंदर घुस रहे हैं, अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, तस्वीरें उठा के फेंक रहे हैं। वहाँ जो मिल रहा है मतलब एक आप कह सकते हैं कि वो एक एकदम हुलीगन्स वाला माहौल वहाँ दिख रहा है। 2 साल पहले लगभग श्रीलंका में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी और फिर वहाँ पर जो हुआ लगभग बांग्लादेश में वही हो रहा है। बांग्लादेश की अगर हम बात कर लें तो बांग्लादेश के विकास में भारत का अहम योगदान रहा है। बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत रहे उसमें भी भारत का अहम योगदान रहा है। अब जो मौजूदा परिस्थितियाँ हुई हैं तो वहाँ पर भारत की भूमिका आप कैसे देखें? जी देखिए, एक पहले आप इस चीज़ को समझिए कि भारत के आसपास जो भी इनके भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। चाहे आप श्रीलंका का आप जिक्र कर रही हैं, पिछले 2 साल पहले श्रीलंका का, आप आज आपने बांग्लादेश देखा, अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, पाकिस्तान में आर्थिक तौर पर फेल है, राजनीतिक तौर पे आर्थिक तौर पे पाकिस्तान पूरी तरह फेल है। मालदीव का एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा। तो आप ये सारी चीज़ें मतलब भाई एक विकसित राष्ट्र के लिए या आपके शांति के लिए अड़ोस पड़ोस का शांत होना और स्थिर होना जरूरी है। ये भारत इसमें क्या भूमिका निभा सकता है ये तो डिप्लोमेटिक चैनल्स और बाकी गवर्नमेंट लेवल की बातें होंगी, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत फ्रूटफुल नहीं है इस तरह का माहौल। चैलेंजिंग आप, और वो भी तब जब चाइना अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है हमारे आसपास। एक और सवाल करूंगी, जब बांग्लादेश में स्थिति हुई है, अंतरिम सरकार बनाने की बात सेना की ओर से हो रही है, तो इसे क्या एक बार फिर लोकतंत्र से हटकर बांग्लादेश आगे बढ़ता दिख रहा है या वापसी होगी लोकतंत्र? देखिए, कभी भी जब तख्ता पलट होता है तो कोई भी सेना प्रमुख या सैन्य शासक तुरंत अनाउंस नहीं करता है कि भाई सत्ता मैं संभालूंगा। वो एक अंतरिम सरकार का बहाना लेता है। अंतरिम सरकार भी उसके अपने पपेट्स के हिसाब से गवर्न होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश फिर से एक आगे इसी रास्ते पे बढ़ रहा है जहां कि परोक्ष रूप से सेना का शासन होगा। और इसमें इस चीज़ को नॉर्मल बैक ऑन ट्रैक आने में कितना टाइम लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ये आज तो अभी जो भी चीज़ हुई है अभी तो 2-4-6 घंटे ही हो रहे हैं। वो 45 मिनट वाली बात क्या है ये भी बताइए। सेना ने किस तरह से बहुत कम वक्त दिया शेख हसीना को निकलने? जी देखिए, ये आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है। मतलब कई दिनों से क्या, करीब करीब 1 महीने होने को आए इन आंदोलन और इन सारी चीज़ों को लेके। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। कल कई जगहों पे हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हुई है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि टोटल डेथ टोल जो है वो 300 से ज़्यादा हो गई हैं। आज सुबह जब माहौल बिगड़ता, मतलब माहौल पहले से ही और बेकाबू होता दिखा, देन आर्मी चीफ ने शेख हसीना से ये कहा था कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, आप रिजाइन कीजिए, हम आपको पैसेज दे रहे हैं, आप जहाँ भी आपको सेफ पैसेज मिल रहा है, सेफ जगह महसूस हो रही है, आप निकल जाइए। तो ये करीब 2:30 बजे के आसपास शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया है। हालांकि उस समय इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश को संबोधित करना चाह रही थी, लेकिन उनको ये मौका भी नहीं दिया आर्मी ने। उनसे ये कहा गया कि माहौल और बिगड़ सकता है, आंदोलनकारी और बेकाबू हो सकते हैं, इसलिए आप इस्तीफ़ा दीजिए और निकलिए। इस्तीफ़ा देने के बाद एक चॉपर की व्यवस्था की गई थी, सेना का ही चॉपर था। वो चॉपर ढाका से उड़ के अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इंडियन टेरिटरी में लैंड किया और वहाँ से फिर शेख हसीना ऑन रूट अभी दिल्ली के लिए हैं। थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुँच रही होंगी। उसके आगे की चीज़ें भी देखना होगी कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो देखिए, बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति बन गई है, छात्रों का आंदोलन था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, उनकी मांग शायद सरकार मान ले, लेकिन सरकार मानी नहीं। छात्रों का आंदोलन बढ़ता चला गया। अब इसमें विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट रहा, पाकिस्तान ने आग में घी का काम किया, या फिर कोई और वजह रही, लेकिन मौजूदा हालात तो यही है कि बांग्लादेश एक बार फिर से सेना के शासन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस स्थिति को भारत किस तरह से देखता है और भारतीय कूटनीतिक से जुड़े लोग हैं वो कैसे हैंडल करते हैं, उस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। धन्यवाद आपका प्रभात जी इस वक्त बताने के लिए कि 50 साल पहले क्या हुआ था।